हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। इसमें से आज के लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं बेहद इंपॉर्टेंट लेक्चर के बारे में, जो कि 12th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट और बाकी अदर क्लासेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप जब 12th के बाद जब कोई ग्रेजुएशन करते हो, अगर आप मैथ्स लेते हो तो वहाँ पर भी आपका मैट्रिक्स जो चैप्टर है ये बहुत ही अच्छा रोल निभाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप मैट्रिक्स का जो बेसिक है उसको आप अच्छे से समझिएगा, जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। ठीक है ना, कि बेसिक अगर आपको क्लियर रहेगा, बेसिक फंडामेंटल क्लियर रहेंगे तो आपको इस चैप्टर से कभी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, पक्की बात है एकदम। मैट्रिक्स होती क्या है, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, उसके एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, उसके टर्म्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप मेरे लेक्चर्स को अच्छे से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, सारी चीज़ें ध्यान से देखिएगा। अपन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज से, हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको दूंगा करने के लिए, बाकी हर एक क्वेश्चन का हिंट मैं आपको ज़रूर दूंगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्वेरी रहती है या कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इससे पिछले लेक्चर्स में मैंने चैप्टर कंप्लीट किया, आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट किया है। अगर आपने वो चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है तो पहले आकर के वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आपके 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद के भी जब आप किसी ग्रेजुएशन करते हो, बीटेक करते हो या कुछ भी करते हो, अगर मैथ्स से आप बीएससी एमएससी कुछ भी करते हो तो उससे पॉइंट ऑफ व्यू से आपका फर्स्ट ईयर, मतलब कि जब बीटेक में जाते हो आप फर्स्ट ईयर पढ़ते हो तो वहाँ पर भी आपका मैट्रिक्स का बहुत अच्छा पार्ट आता है। ठीक है ना, कहने का मतलब ये ना कि मैट्रिक्स आपका साथ नहीं छोड़ेगी। ठीक है, और इसके साथ ही साथ में मैथमेटिक्स का भी एक अच्छा रोल निभाता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, और हमारी जो डेली लाइफ है वहाँ पर भी इसका यूज़ होता है, अगर हम करना चाहें तो। ठीक, अगर हम करना चाहें तो डेली लाइफ में इसका भी यूज़ होता है। हम क्या करेंगे, जब भी हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगी। वर्ड प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करवाऊंगा तो जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है ना वो डेली लाइफ से ही रिलेटेड होती हैं। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स आप 10th क्लास में भी सॉल्व किए, 11th क्लास में भी सॉल्व किए होंगे, तो जो प्रॉब्लम्स होती है ना वर्ड प्रॉब्लम्स, ये आपके डेली लाइफ से ही रिलेटेड होती है। कैसे अपन डेली लाइफ में इनको यूज़ कैसे करते हैं, कैसे यूज़ इनका कर सकते हैं, कैसे इनके मैथमेटिकल चीज़ों को हम कर सकते हैं सॉल्व, ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि चैप्टर कुल मिलाकर बहुत मस्त है, बहुत मज़ा आएगा, बिंदास एकदम दिल गार्डन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट है। तो पहली चीज़ तो ये कि जितनी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आप सभी चीज़ें ध्यान में रखेंगे, जो चीज़ें आपको लगे कि इंपॉर्टेंट उनको आप ज़रूर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स को उसकी डेफिनेशन से कि आखिर मैट्रिक्स होती क्या है। ठीक है, सबसे बेसिकली वहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे चीज़ें हम देखेंगे। देखिए मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स इज़ अरेंजमेंट। मैट्रिक्स क्या है, एक अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है, टर्म्स का अरेंजमेंट है, नंबर्स का अरेंजमेंट है। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात आपको, इन सभी चीज़ों का क्या अरेंजमेंट है। किसी भी नंबर्स का अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, किसी भी अगर देखिए जैसे कि आप कभी किसी जगह जाते हो घूमने, कई सारे लोग होते हैं, उन सभी को अरेंज करने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ता है। बट अगर आप मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उनका कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं, मैट्रिक्स की हेल्प से सब कुछ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम मैट्रिक्स की हेल्प से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन यूज़ करना आना चाहिए। वो तभी आएगा जब आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, तो वही हम करने वाले हैं। तो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट। अरेंजमेंट किसका, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। किसका, नंबर्स का। नंबर्स कैसे नंबर्स हो सकते हैं, आपको वो नंबर्स कैसे हो सकते हैं, देखिए लिखा मैट्रिक्स में हैव रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड फंक्शन। मैट्रिक्स में क्या करते हैं हम लोग, अरेंजमेंट करते हैं। किसका अरेंजमेंट करते हैं, नंबर्स का अरेंजमेंट करते हैं, टर्म्स का भी अरेंजमेंट करते हैं, किसी भी थिंग्स का भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ का अरेंजमेंट हम कर सकते हैं। बट जनरली हमें जो अरेंजमेंट यहाँ करना है क्लास 12 में, वो किसका करना है, मैट्रिसेस में है। मैट्रिक्स जो होती हैं उनके पास क्या क्या हो सकते हैं, रियल नंबर्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, और इवन फंक्शंस भी हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर रियल नंबर तो समझ में आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी समझ में आता है, बट फंक्शंस का अरेंजमेंट कैसे हो सकता है, मैट्रिक्स के पास फंक्शंस कैसे हो सकते हैं, वो आप ज़रा मुझे बताइए। तो मैं कहूँगा आप परेशान मत हो, आप परेशान मत हो, मैं आपको रियल नंबर भी बताऊँगा, कॉम्प्लेक्स नंबर भी बताऊँगा, और फंक्शन भी बताऊँगा कि आखिर होते क्या हैं। देखिए अगर अपन रियल नंबर पे बात करें, किसकी बात करें, रियल नंबर की, तो जो रियल नंबर्स होते हैं आप सब अच्छे से जानते हैं, माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के प्लस इन्फाइनाइट जितने भी नंबर्स आपको देखने को मिलते हैं वो सभी आपके रियल नंबर्स होते हैं। आप जब नंबर लाइन्स ड्रॉ करते हो, बचपन की क्लासेस में हमें पढ़ा है नंबर लाइन्स, जब नंबर लाइन्स आप पढ़ते हो तो नंबर लाइन्स जब आप ड्रॉ करते हो उसमें जितने भी नंबर्स आपके आते हैं वो सभी नंबर्स आपके क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट जितने भी नंबर्स मिलेंगे वो सभी आपके क्या हो सकते हैं, रियल नंबर। और रियल नंबर आपका फ्रैक्शनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ में क्या हो सकता है, ये इंटीजर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, सभी रियल नंबर में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपकी बात करें अगर कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हो सकते हैं, देखिए मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको मैट्रिक्स में जो टर्म्स मिलेंगे, नंबर्स मिलेंगे, वो इस फॉर्म में मिल सकते हैं। अगर कभी होता क्या ना कि हमें पता नहीं होता है कि हमें तो सिर्फ इतना बता दिया जाता है कि रियल नंबर है,
ठीक है। तो हमको अगर कभी कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता तो अरे यार ये तो एकदम अलग है, कैसे करेंगे इसको सॉल्व, हम एकदम डर जाते हैं। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, हम कॉन्सेप्ट वही अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब उसकी फितरत ही यही है कॉम्प्लेक्स नंबर आना, रियल नंबर आना, फंक्शंस आना, तो उसमें घबराना किस बात का। क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए सॉल्व करने हम तभी डरते हैं जब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, या फिर हम क्वेश्चन को रट्टा मार लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो रट्टा मार लेते हैं, बट अपन को रट्टा नहीं मारना है, हमें क्वेश्चन को फील करना है, समझना है क्वेश्चन कह क्या रहा है, तब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब जो मज़ा आएगा ना क्वेश्चन सॉल्व करने में, आप समझ नहीं सकते, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो सकती है। कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है x प्लस आई वाई या फिर x माइनस आई वाई, ये है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म को जो जनरल फॉर्म होता है वो यही होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे ही डिनोट करते हैं, फिर ऐसे ही लिखते हैं, हमेशा आयोटा के साथ में लिखते हैं। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिलेगा वो आयोटा के साथ में मिलेगा। आयोटा मीन्स इमेजिनरी नंबर। ये आप 11th क्लास में जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं तो वहाँ पर आप पढ़ करके आए हैं कि आई क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। आई की वैल्यू क्या होती है, आई इज इक्वल टू होता है रूट में -1, ठीक है। जब भी आई किसी नंबर के साथ लग जाता है, किसी भी क्वेश्चन में आ जाए, तो आपको क्या बना देता है, उसको इमेजिनरी बना देता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको ऐसे दिखेगा। अब एक्स और वाई की जगह पे आपके कांस्टेंट टर्म से मिल सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको हमेशा एक्स और वाई मिले, वहाँ पर आपको कांस्टेंट वैल्यू भी मिल सकती है, जैसे 2 + 3i 4 - 6i, कैसे भी मिल सकते हैं, ठीक है। बट आयोटा उसके साथ ज़रूर होगा। अब बात करें फंक्शन की कि हमें फंक्शन कैसे मिल सकते हैं। देखिए जनरली जो आप फंक्शन अभी पढ़े हो, ठीक है, वो कौन कौन से फंक्शन पढ़े हो मैं उन्हीं पर बात करूँगा। देखिए सबसे पहले आप पढ़ो इन्वर्स फंक्शन, ठीक है, इन्वर्स फंक्शन। उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर किसी में स्पेलिंग अगर की मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है, हो सकता है मिस्टेक हो सकती है स्पेलिंग की, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन। थर्ड वन इज अलजेब्रिक फंक्शन। बात समझ पा रहे हैं आप मेरी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत ही फेमस नाम है, सभी की ज़बान पे होगा, है कि नहीं। हाँ, क्योंकि आप ये 10th क्लास से ही पढ़कर चले आ रहे हो, 10th में भी पढ़े, फिर 11th में भी पढ़े और 12th में भी देखते ही चले आ रहे हो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। एंड लास्ट वन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर आप सभी ने लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ा है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी जान रहे होंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। जनरली जो आपको फंक्शंस देखने को मिलते हैं वो फंक्शन यही मिलते हैं। इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्या बोलते हैं, ITF, क्या बोलते हैं शॉर्ट में, ITF, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब जैसे कि आपने देखा होगा tan इन्वर्स x आपको देखने को मिलता है, कॉमा साइन इन्वर्स x देखने को मिलता है, ठीक है, साइन इन्वर्स x, कॉमा कॉस इन्वर्स x, ठीक है, डायरेक्ट x, ये सभी आपके क्या है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। लॉगरिथमिक फंक्शन कैसे आपको देखने को मिलता है, जैसे log x मिल गया, बेस e, कॉमा log a, बेस x, ये सभी आपके क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब क्या, जब लॉग आ जाए तो आपका लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो उनका इन्वर्स आ जाए तो आपको वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाता है। अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन का मतलब सिंपल, x आ जाए, x² आ जाए, x² प्लस का 2x आ जाए, तो ये सब ये क्या है आपके अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। यानी x आ जाए, y आ जाए, x² प्लस 2x आ जाए, x² प्लस y² आ जाए, ये सभी टर्म्स आ जाए तो आपके क्या हो जाएंगे, अलजेब्रिक फंक्शन हो जाएंगे। या फिर a प्लस x प्लस by प्लस cx प्लस dx, ये सभी टर्म्स आपके क्या हो जाते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन के फॉर्म में आते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन मतलब सिंपल सी बात है, x y के रिलेशन में आ जाए या x y के फॉर्म में आ जाए, ये सभी आपको क्या देते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन देते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप बहुत अच्छे से जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप समझ जाएंगे। साइन x, कॉस x, टेन x, कॉट x, सेक x, ये सभी क्या आपके क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन दो तरीके से आप देखते हो, a की पावर x एंड a की पावर x। ये आप अगर आपने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर पढ़ा तो वहाँ पर मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताया, बहुत ही अच्छे से बताया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं। a की पावर x के फॉर्म में आपको देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब मेरे ये स्टूडेंट्स कि आपको मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स मिलेंगे वो नंबर्स आपके रियल नंबर हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स और फंक्शन भी हो सकते हैं। फंक्शन कैसे कैसे हो सकते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब आपको कभी भी मैट्रिक्स के अंदर ये सभी चीज़ें दिखें तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें आप आसानी से सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट्स, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊँगा, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स के ऊपर चलते हैं कि आखिर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होता है। अभी तो हमने मैट्रिक्स की सिर्फ चीज़ें देखी कि मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या मिल सकता है, मैट्रिक्स है क्या, अभी हमने ये बात छिड़ी नहीं, ना इस पर हमने कोई बात की। देखिए मैट्रिक्स मैंने बताया कि मैट्रिक्स का एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट किसका है,
टर्म्स का है, नंबर्स का है, किसी भी चीज़ का हो सकता है अरेंजमेंट, ठीक है, किसी भी थिंग्स का अरेंजमेंट हो सकता है। उन्हीं सब चीज़ों से लेकर के क्या बना देखिए, अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर एरे, यानी कि हम क्या करें, किसी भी नंबर्स के सेट को अरेंज करें किसमें, एक रेक्टेंगुलर के फॉर्म में। अगर हम किसी भी नंबर्स के सेट को अरेंज करें एक रेक्टेंगुलर के फॉर्म में तो क्या होगा, आगे देखिए क्या बोला गया, अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड एन m क्रॉस n मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये है कि हम किसी रेक्टेंगुलर एरे के अंदर सेट ऑफ नंबर्स को अगर इस तरीके से अरेंज करें कि उसमें m रो हो और n कॉलम्स हों, तो उस मैट्रिक्स उसको हम क्या बोलेंगे, m क्रॉस n मैट्रिक्स बोलते हैं, m मल्टीप्लाई n मैट्रिक्स बोलते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि सेट ऑफ नंबर्स को हम ऐसे अरेंज करें, किस में अरेंज करें, रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज करें, इस तरीके से अरेंज करें कि उसमें m रो और n कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज करें, तो उसे हम क्या बोलेंगे, m क्रॉस n मैट्रिक्स बोलते हैं। अब आप समझ रहे होंगे सर ये रेक्टेंगुलर एरे का मतलब क्या होता है, m रो और n कॉलम का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें अब हम बात करेंगे कि होती क्या है एक्चुअल में, ठीक है। m रो n कॉलम इन सब चीज़ों से मतलब क्या है उस चीज़ को समझिएगा। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैट्रिक्स को अपन पहचानेंगे कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स ये है, मैट्रिक्स को हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए उसकी फ़ोटो क्या देखनी, फ़ोटो कैसे दिखेगी आपको मैट्रिक्स की हम क्या देखने वाले हैं, फ़ोटो देखने वाले हैं। देखिए कैसे फ़ोटो दिखेगी। सबसे पहले मैट्रिक्स को पहचानने के लिए ये जो बॉक्स बना रहा हूँ मैं, इसी को बोलते हैं रेक्टेंगुलर एरे। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर एरे बोलते हैं इसको, ठीक है। मैंने इतना बड़ा इसलिए इसको बनाया ना क्योंकि इसमें मुझे बहुत कुछ अभी लिखना है। क्या लिखना है, बहुत सारी चीज़ें लिखनी है। देखिए ये आपका क्या है, रेक्टेंगुलर एरे बना हुआ है, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर एरे के अंदर जो टर्म्स नंबर्स में डालूंगा वो नंबर्स आपके क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। किस, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं। मान लीजिए मैंने कोई एक ए मान लिया, ए इज इक्वल टू आपके पास ये एक मैट्रिक्स है। हमेशा ध्यान रखिए मैट्रिक्स को हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स को हम हमेशा किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। मेरी बात अगेन सुन लीजिए, मैट्रिक्स को जब भी हमें रिप्रेजेंट करना होता है या डिनोट करना होता है तो हम उसे कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, ओके। तो यहाँ पर हमने मान लिया ए इज इक्वल टू, मैं आपको मैंने एक मैट्रिक्स दे रहा हूँ। देखिए मैट्रिक्स ये जो मैं दे रहा हूँ ना आपको, मैट्रिक्स की फोटो जो दे रहा हूँ ये किसकी जनरल फोटो है। कैसी फोटो, ये फोटो कैसी, इसकी जनरल फोटो है, जो हमेशा हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय एज्यूम करते हैं या मानते हैं। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इसी फोटो को लेकर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 3.1 तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी फोटो की हेल्प से ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको दिखाऊँ, ठीक है। अब देखिए तो ए इज इक्वल टू में हम बोलेंगे कि क्या होता है, A11, ठीक है। क्या बोला मैंने, A11 बोला, फिर मैंने बोला A12 बोला, A13 बोला, A14 बोला, ठीक है। या फिर हम ऐसे बोलते हैं A12 हो गया ना। अभी देखिए मैं आपको पूरा लिख करके दिखा रहा हूँ, फिर आगे बात करूँगा, ठीक है। देखिए A14, अभी हम जनरल फोटो की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ ऐसे नॉर्मल फोटो आपको दिखा रहे, ठीक। जनरल फोटो भी दिखूंगा तो ये हो गया। फिर इसके बाद हम नीचे आएंगे तो क्या होगा, A21, A31, ठीक है। ऐसे इधर देखिए यहाँ क्या होगा, देखिए समझिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, A11, A12, A13, A14। आप देख रहे होंगे कि जो ये फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है सभी में फर्स्ट नंबर कैसा है, सेम है। जो सेकंड नंबर है ये चेंज हो रहा है, 1 2 3 4। क्यों चेंज हो रहा है अभी मैं समझाऊंगा। ये A21 है, अब देखिए पहले फर्स्ट नंबर सब में क्या था, सेम था, सेकंड नंबर आपका चेंज हो रहा था। अब जो फर्स्ट ये है आपका प्रीफिक्स है, अब ये सब में क्या हो रहा है, देखिए नीचे जब आप इधर जा रहे होगे तो प्रीफिक्स आपका चेंज हो रहा है। जो 2 है यानी जो पहला नंबर है ये वाला, ये चेंज हो रहा है। जब इधर जा रहे हो तो ये चेंज हो रहा है, ठीक है। अब इधर देखिए जब आप इधर जाओगे तो ये मिलेगा A22, A23, A24 मिलेगा आपको, ठीक है। फिर ऐसे ही इधर जाएंगे तो A32, A33 और A34 मिलेगा। अब समझिएगा ये सब क्या है। पहली चीज़ तो ये कि जो आप A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34 देख रहे हो, ये सभी A मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। क्या है, जो आप इन टर्म्स को देख रहे हो, इन सभी टर्म्स को, इन सभी नंबर्स को जो देख रहे हो आप, कौन से टर्म्स को, ये सभी क्या है, ये मैट्रिक्स A के एलिमेंट्स हैं। क्या है, एलिमेंट्स हैं। मेरी बात समझ रहे हैं, सुन रहे हैं ना मैंने क्या बोला, मैंने बोला जो आप ये टर्म्स देख रहे हो, A11, A21, A31, A32, A22, A23, A24, ये सभी टर्म्स जो आप देख रहे हो ये सभी क्या हैं, A मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। बात समझ में आ गया आपको इतनी। अब समझिए, अब आप देख रहे होंगे कि इनको जो अरेंज करने का जो तरीका है, इनको कैसे अरेंज किया गया, उनको देखिए आप ऐसे अरेंज किया गया इस तरीके से, या फिर हम बोलें इनको इस तरीके से अरेंज किया गया है, ठीक है।
अब जो आप ये देख रहे हो ये पड़ी हुई लाइन जो है, इन पड़ी हुई लाइंस को अपन बोलते हैं रो। इन पड़ी हुई लाइंस को क्या बोलते हैं अपन? रो बोलते हैं। जो खड़ी हुई लाइंस है इनको अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को अपन क्या बोलते हैं? रो। किसको रो बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस को। किसको? हॉरिजॉन्टल लाइंस को। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस को अपन क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। ठीक। और जो आप ये वर्टिकल लाइंस जो देख रहे हो आप, वर्टिकल लाइंस को अपन क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। किसको? वर्टिकल लाइंस को। ध्यान रहे, वर्टिकल लाइंस को अपन क्या बोलेंगे? कॉलम। और हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। अभी मैंने जब क्वेश्चन देखी, जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो वहाँ पे आपके m रोज एंड n कॉलम्स आए थे कि बोला गया था कि आपका एक जो सेट ऑफ नंबर्स है, उन सेट ऑफ नंबर्स को अरेंज करना होता है किसमें? रेक्टेंगुलर एरे में। और उसमें क्या होना चाहिए कि m रोज और n कॉलम्स होने चाहिए, तो हम उसे m इंटू n मैट्रिक्स बोलेंगे। तो आपने देखा कि जो ये क्या है, ये नंबर ऑफ रो जो आप देख रहे हो, ये क्या डिनोट कर रहा है? जो हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या डिनोट कर रही है? रो डिनोट कर रही है। जो वर्टिकल लाइन से ये क्या डिनोट कर रही है? ये आपकी कॉलम्स डिनोट कर रही हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मैं काउंट करूं कि इस मैट्रिक्स में, जो ए मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो कैसे काउंट करेंगे? देखिए रो 1 इसको अपन क्या बोलेंगे? रो 1 बोलेंगे। इसको अपन क्या बोलेंगे? रो 2 बोलेंगे। इसको अपन क्या बोलेंगे? रो 3 बोलेंगे। ठीक, यानी कि रो 1, रो 2, रो 3, 3 रोज हैं। कॉलम कितने हैं? C1, C2, C3 एंड C4। यहाँ पर 4 कॉलम्स एंड 3 रोज हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जितने कॉलम हो जितने रो हो, ये ज़रूरी नहीं है कि 3 कॉलम है तो 3 ही रो होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए अब बात करते हैं, देखिए इसमें के पीछे कुछ बातें हैं। क्या बातें हैं? कि जब अब 3 कॉलम होंगे, 2 रो होंगी, तो इन सभी के नाम हैं, पर्टिकुलर नाम है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा 3 रो 2 कॉलम हो, 2 रो 3 कॉलम हो, 1 रो 1 कॉलम हो, तो इन सब के नाम होते हैं। ये सभी टाइप्स है मैट्रिक्स है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, फिलहाल अभी हमें ये समझना है कि आखिर ये जो टर्म्स हमने जो डेफिनेशन पढ़ी, वो डेफिनेशन में देखिए कि अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही। पहली चीज़ रेक्टेंगुलर एरे आपको दिखा, उसके अंदर जो टर्म्स दिखे आपको, उसको अपन क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। ये सेट ऑफ नंबर्स आपको दिख रहे हैं, देखिए कितने नंबर्स का सेट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर्स का अरेंजमेंट किया हमने किसमें? एक रेक्टेंगुलर एरे में। वो किसके फॉर्म में किया? m रो एंड n कॉलम के फॉर्म में किया। बट यहाँ पे m रो तो है नहीं, यहाँ पे कितनी रो हैं? 1 2 3 रो हैं। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स को हम कैसे लिखेंगे कि जो ये मैट्रिक्स है ये 3 रो एंड 4 कॉलम की है। कितनी है? 3 रो एंड 4 कॉलम्स की मैट्रिक्स है। ये जो ए मैट्रिक्स है इसमें कितनी रो हैं? 3 रोज एंड 4 कॉलम्स हैं। तो इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम उसके यहाँ पर साइड में लिखते हैं 3 रो मल्टीप्लाई 4 कॉलम्स, ऐसे लिखते हैं, जैसे मैंने अभी लेकर के आपको शो किया। ठीक है, अभी ये जो लिखा है ना मैंने, इसका भी एक नाम होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं उसको भी अपन अभी जानेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए आप समझ गए कि कैसे हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, तो क्या हो गया? ये हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या देंगी हमें? हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या देती हैं? रो देती हैं। वर्टिकल लाइंस क्या देंगी हमें? कॉलम देंगी। सीधी सी बात, पड़ी हुई लाइन रो और खड़ी हुई लाइन कॉलम्स। रो मतलब पंक्ति और कॉलम मतलब स्तंभ। हिंदी में रो मतलब पंक्ति और कॉलम मतलब स्तंभ। स्तंभ मतलब खड़ा खड़ा होता है ना, हाँ वही स्तंभ। और पंक्ति मतलब रो। ध्यान रहे इन सब चीज़ों का, भूलना नहीं है। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना, वो मिस्टेक कर देते हैं, रो कॉलम ही नहीं पहचान पाते हैं। नहीं, रो कॉलम मतलब समझिए एकदम सही बात, सीधी रो कॉलम। ठीक है ना, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रो कितने हैं? 3 है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, रो R1 R2 R3। अब चलते हैं, बात करते हैं इस पर। ये 1 1 1 2 1 3 1 4 मैंने क्यों लिखा? देखिए जो A11 आप एलिमेंट देख रहे हो, इस A11 एलिमेंट की प्लेस आप जानते हो क्या है? जानते हो? अगर मैं आपसे पूछूंगा कि A11 जो एलिमेंट लिखा हो ये किस प्लेस पर लिखा हो, तो मैं बोलूँगा ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ये A11 किस रो कॉलम का एलिमेंट है? ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो आप समझ पा रहे हैं ना कि ये जो मैंने नंबर लिखा 1 1 1 2 1 3 क्यों लिखा? कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो एलिमेंट है, पर्टिकुलर जो एलिमेंट है, वो एलिमेंट किस प्लेस पर रखा हुआ है। ये आपका फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में है। ये वाला एलिमेंट आपका फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम में। देखिए सेकेंड कॉलम है ना, देखिए C2 लिखा है ना मैंने, C2
फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। ये आप जो 1 3 देख रहे हो ये क्या डिनोट कर रहा है, ये बोल रहा है कि जो आपका A13 एलिमेंट है ये आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है, ये आपका फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम में है। तो अभी आप समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो कि जो पहले आपका लिखा हुआ वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रो रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो दोबारा आपका सेकंड नंबर में लिखा हुआ है सेकंड प्लेस वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आई आपको? ये फर्स्ट नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 1 रो, और सेकंड नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम। ऐसे ही अगर इसको देखें A21 के बारे में बात करें, A21 मतलब सेकेंड रो। देखिए ये फर्स्ट रो थी, ये क्या होगी सेकेंड रो, तो पहला नंबर क्या आपका 2 है ना, तो 2 मतलब सेकेंड रो में, ये एलिमेंट्स कहाँ पर है, सेकेंड रो में और फर्स्ट कॉलम में है। A22 को मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, A24 का मतलब सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो और कॉलम कौन सी है, फोर्थ कॉलम है। ये देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे ना C4 C3 C2 C1, ठीक है। अब इसकी बात करें A31 का मतलब क्या, A31 का मतलब ये है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A32 का मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम, A33 का मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, A34 का मतलब थर्ड रो फोर्थ कॉलम। तो समझ में बात आ गई आपको कैसे हम इन एलिमेंट्स की प्लेस को डिफाइन कर रहे हैं। अभी आप जब क्वेश्चन करोगे एक्सरसाइज में चलोगे तो वहाँ पर आपसे बोलेगा आप मुझे बताओ कि ये पर्टिकुलर नंबर किस प्लेस पर है, तो आप कैसे बताओगे, उसको देख करके बताओगे। नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को डिफाइन करोगे, पहले कितने रो हैं कितने कॉलम हैं, तो आप देखोगे कि वो एलिमेंट आपका किस रो किस कॉलम में है। अगर आपका एलिमेंट सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम है तो उसके नंबर ऑफ द प्लेस क्या हो जाएगा, A2 3, यानी सेकंड रो थर्ड कॉलम। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता रहेंगे तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान से समझिए। फर्स्ट लेक्चर खूब अच्छे से देखिए, जब तक समझ में ना आए तब तक देखिए, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कैसे हम प्लेसेस बताते हैं एलिमेंट्स के, ठीक है। तो आपको एक चीज़ और समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई कि अगर मैंने A11 लिखा है, A11 लिखा हुआ है, तो इसमें जो ये वाला नंबर है ये आपको क्या डिनोट कर रहा है, रो को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है, रो को। और ये वाला नंबर आपको किसको डिनोट कर रहा है, कॉलम को डिनोट कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई आप सभी को? इतने में कन्फ्यूज़न है कोई किसी के? नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट नंबर इज़ रो एंड सेकंड नंबर इज़ कॉलम। वैसे यहाँ पर जब आप लिखते हो 3 into 4, तो ये जो 3 है आपका, ये 3 क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ रो। कितने रो हैं इस मैट्रिक्स A में, ये 4 क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। किसको, नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है कि इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, और 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ रो कितने हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एक्चुअल में जो फोटो दिखेगी मैट्रिक्स की वो ऐसी ही मैट्रिक्स दिखेगी, चाहे वो मैट्रिक्स कैसी भी हो आपकी। और जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं हम उसको नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, ये तो नॉर्मल सी मैंने जो डेफिनेशन पढ़ी उस डेफिनेशन की बेसिस पे आपको सिर्फ दिखाया कि मैट्रिक्स की फोटो ऐसे दिखेगी। अब हम बात करेंगे जनरल फोटो ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की जनरल फोटो कौन सी होगी जो हमें यूज़ करनी होगी। बात समझ में आ गई? मैट्रिक्स की जनरल फोटो का यूज़ करेंगे, तो लेकिन मैट्रिक्स की जनरल फोटो होती कैसी है ये हम देख लेते हैं पहले। उसमें क्या क्या टर्म्स होते हैं ये सारी चीज़ें हमें देखनी बहुत ही ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं एक कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, जनरल फोटो ऑफ, जनरल फोटो किसकी बात कर रहे हैं हम, जनरल फोटो की बात कर रहे हैं, ठीक है। जनरल फोटो की बात कर रहे हैं, जनरल फोटो किसकी, मैट्रिक्स की। तो सबसे पहले बोलेंगे A में क्या मैट्रिक्स होगी, देखिए A में देखिए A11 A12 A13, फिर लिखेंगे डैश 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 A1N, ठीक। देखिए A11 का मतलब ये एलिमेंट कहाँ पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब A1N का मतलब क्या है, A1N का मतलब ये है फर्स्ट रो और nth कॉलम, फर्स्ट रो एंड nth कॉलम में है, ठीक। ऐसे ही अगर हम इसको लिखें A21, क्योंकि सेकंड रो, ये सेकंड रो आ गई ना A21, ये थर्ड रो आ गई A31, ऐसे ही A41, ऐसे डैश 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 AM1। समझ में आ गई बात आपको इतनी? अब देखिए ये क्या डिनोट कर रहा है, A11 का डिनोट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A41 फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम एंड AM1 ऐसी डैश AM1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, mth रो। ये कौन सी रो है, ये mth रो है और फर्स्ट कॉलम है, mth रो और फर्स्ट कॉलम, mth रो फर्स्ट कॉलम। और ये क्या आपका फर्स्ट रो एंड nth कॉलम। बात समझ में आ गई आपको? ऐसे ये क्या हो जाएगा आपका A22, ये क्या हो जाएगा A23, ये क्या हो जाएगा आपका A23,
फिर डैश 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 A 2 3, ठीक है, ये n हो गया। ठीक है, अब n क्या मतलब, यहाँ पे देखिए A21 A22 A23 A2 n हो गया। देखिए n का मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको कि n क्या आपका नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही ये हो गया आपके पास A32 A33 डैश 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 A3n हो गया। ठीक है, अब इसको अगर लिखना है हमें तो हम देखिए क्या लिखने वाले हैं। ऐसे ही आकर के डैश डैश यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं इसको A4 2 A4 3, तो डैश 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 ये कहाँ तक आ जाएगा AM2, ये आ जाएगा आपके पास AM3। ऐसे ही ये आ जाएगा आपके पास A4n, और ये डैश डैश करके यहाँ पर आपके पास जो फाइनली मिलेगा वो क्या मिल जाएगा AM। देखिए समझ गए ना आप मेरी बात। देखिए इसी तरीके से आपको चीज़ें मिलती चली जाएंगी। ठीक है, देखिए तो आप समझ गए होंगे कि ये आपको क्या है, ये आपकी nth रो है, ये आपका ये आपका nth कॉलम है, ये आपकी nth रो है, और लास्ट में जो आपको नंबर मिला वो क्या मिला AMN मिलेगा। क्या मिलेगा AMN। AMN का मतलब क्या, ये जो आपका ये एलिमेंट है, जो ये वाला एलिमेंट है आपका ये mth रो और nth कॉलम में है। ठीक है, यानी कि कौन सी रो आपकी, ये रो 1 है। कौन सी रो 1 है, ये आपकी रो 1, ये रो 2। देखिए इस चीज़ को अच्छे से समझ जाइए, ये समझ गए अच्छे से तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ये आपकी रो 3 होगी, ऐसे ही ये आपका रो 4 हो गया। ठीक है, और ये आपका रो m हो गया, ये mth रो है। कौन सी रो है ये आपकी, ये आपकी mth रो है। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम बात करें, ये आपका कौन सा फर्स्ट कॉलम है यानी कि C1 है, ये आपका C2 यानी सेकेंड कॉलम, ये आपका थर्ड कॉलम यानी कि C3 है। इसी तरीके से आपका nth कॉलम है। कौन सा कॉलम है ये आपका nth कॉलम है। कौन सा कॉलम है आपका nth कॉलम है। ठीक, ये बात होगी आपकी जनरल फोटो में जो टर्म्स आपको मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे। अगर हम बात करें कि इसकी लिखेंगे कैसे, पूरा कंप्लीटली लिखेंगे यहाँ पे m इंटू में n के फॉर्म में। क्या लिखेंगे इसको पूरा कंप्लीट, m इंटू n। m इंटू n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस A मैट्रिक्स में m रो और n कॉलम है। अब बात करेंगे कि m इंटू n होता क्या है। जो ये m इंटू n है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब बात करें, एक हेडिंग है आपकी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। समझ जाइए इसी की बात की, इसको भी यहीं खत्म कर देते हैं समझा करके आपको। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, जो आपका m इंटू एन जो लिखा है ना, m इंटू में n, ये m इंटू एन आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इट मीन्स कि इसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। तो ये m इंटू एन आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, m इंटू एन आपको रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। इसमें m क्या है, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो, और n क्या है आपका नंबर ऑफ कॉलम। n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है। बात समझ में आ गया इतनी। m क्या है, नंबर ऑफ रो, n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है। ठीक, अब समझिए ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। अब हम क्या करते हैं, हम इन चीज़ों को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करें, जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को हम अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो इनका जनरल फॉर्म क्या है। एलिमेंट्स का भी जनरल फॉर्म होता है। एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का जनरल फॉर्म क्या होता है, देखिए। तो एलिमेंट्स को अगर हम बात करें कि एलिमेंट्स हमारे कैसे दिखेंगे, एलिमेंट्स हमको ऐसे दिखेंगे AIJ के फॉर्म में। कैसे दिखेंगे, AIJ के फॉर्म में। ठीक है, जो एलिमेंट्स हमें दिखेंगे वो कैसे दिखेंगे, AIJ के फॉर्म में दिखेंगे। और AIJ के फॉर्म में दिखेंगे तो इसमें जो AIJ होगा आपका क्या होगा, AIJ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। AIJ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें जो ये I है, ये I क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ith रो। ये ith रो है आपकी, और ये J क्या है आपका, ये jth कॉलम है। बात समझ आ गई आपको इतनी। जैसे हमने यहाँ पर m और n से, m से डिनोट किया रो को, n से डिनोट किया कॉलम को, वैसे हम I से डिनोट कर रहे हैं रो को। मतलब AIJ मतलब क्या, ये I क्या डिनोट कर रहा है, ये I डिनोट कर रहा है कि जो आपका एलिमेंट A है ये किस रो में है। J आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, J ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये किस कॉलम में, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम को ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है। बट ये m और n क्या है, टोटल नंबर ऑफ रो एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम है। m n क्या है, m है आपका टोटल नंबर ऑफ रो एंड n क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम है। बट I और J क्या है, ith रो एंड jth कॉलम। कौन सी रो है, कौन सा कॉलम है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम क्या है, कुछ भी, वो सभी आपको I और J रिप्रेजेंट करते हैं। और I क्या बिलोंग करता है, I बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और J भी आपका बिलोंग करता है कहाँ से, नेचुरल नंबर से। ध्यान रहे आपको। ठीक है, I और J दोनों ही n से रिप्रेजेंट किया, मतलब बिलोंग कहाँ करते हैं, नेचुरल नंबर से। ये कभी भी आपके फ्रैक्शन भी नहीं हो सकते हैं, ना कभी आपका ये होल नंबर हो सकता है, और ना ही ये कभी आपका नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। ये हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी 1 to इन्फाइनाइट। ठीक, तो
आई और जे क्या होगा, आई आपका ith रो है, जे आपका jth कॉलम है, और आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको चाहते हैं तो इसको हम आई जे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई जे का मतलब आई है, ये आपको ये दिखा रहा है, जे मतलब ठीक आई जे, ए आई जे के फॉर्म में दिखेगा, और आई आपका क्या है रो, और जे आपका क्या है कॉलम है। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर हम और चीज़ें देखें तो और चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं उसको समझिएगा। और एक बात और इसको लिख लीजिए आप, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैट्रिक्स के ऑर्डर की। ठीक है, अब दूसरी चीज़ देखिए, मैं यहाँ से एक टर्म्स क्रिएट कर रहा हूँ, टर्म्स क्या समझिएगा इस बात को, क्योंकि इससे मुझे भी कई सारी चीज़ें आपको सिखानी है। देखिए ये आप जो देख रहे हो इसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। जब भी आप स्क्वायर देखते होगे, रेक्टेंगल देखते होगे, इस सब में क्या होता है डायगोनल होता है, वैसे ये भी आपका क्या है एक रेक्टेंगुलर एरे है, इसमें भी आता है एक प्रिंसिपल डायगोनल। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको अपन, ध्यान रहे इस बात का, ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट, अभी नेक्स्ट लेक्चर में इसी का यूज़ होगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। ये क्या आपकी प्रिंसिपल डायगोनल है। ठीक है, ध्यान रहे हमने इसको कहाँ से लिखा, ये देखिए ये क्या आपकी दे रहा है प्रिंसिपल डायगोनल। और प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं, इसमें आई और इक्वल टू जे होता है। क्या होता है, आई इक्वल टू में जे होता है। आई मतलब रो और जे मतलब कॉलम, यानी कॉलम और रो की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। प्रिंसिपल डायगोनल में आई और जे की वैल्यू कैसी होती है, सेम। देखिए आई इक्वल टू में जे, आई इक्वल टू में जे, और आई इक्वल टू में जे, यहाँ पर भी एम इक्वल टू एन होगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल डायगोनल में ये आपको क्या देगा, प्रिंसिपल डायगोनल, और इसमें क्या होगा, आई इक्वल टू जे होगा, जो आपको इक्वल होगा। अब देखिए जब आप प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर जाते हो, प्रिंसिपल डायगोनल के जितने भी ऊपर, प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं, ये सभी एलिमेंट्स में आपका जो जे होगा वो ग्रेटर देन होगा 1 से, सॉरी आई से। जे इज़ ग्रेटर देन आई। देखिए चाहे यहाँ पे J2 है, यहाँ पे J3 है, यहाँ पर JN3 10 सब में जब भी आप प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जाओगे तो वहाँ पर आपको जे की वैल्यू बड़ी होगी आई से। इट मीन्स आपका जो कॉलम होगा उस कॉलम की वैल्यू बड़ी होगी किससे, रो से। और जब आप प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इस प्रिंसिपल डायगोनल से जब नीचे आओगे आप तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, आई इज़ ग्रेटर देन जे मिलेगा आपको। प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे उस एलिमेंट्स में जो रो होगा वो आपका ग्रेटर देन होगा कॉलम से, और प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर से जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसमें जे ग्रेटर देन होगा आई से। जे मतलब कॉलम, आई मतलब रो। ध्यान रहे इन सभी टर्म्स का, ये सभी बेसिक हैं। ठीक है, देखिए अगर आप देख रहे होगे ना तो ये जो प्रिंसिपल डायगोनल हमने जो ड्रॉ किया तो इसके ऊपर यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है ना, और इसके नीचे भी ट्रायंगल बन रहा है। तो हम ये बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाला जो ट्रायंगल होता है उसमें जे इज़ ग्रेटर देन आई होता है, और नीचे वाला जो ट्रायंगल होता है उसमें आई इज़ ग्रेटर देन जे होता है। आप देख भी रहे होगे, देखिए आई की वैल्यू से बड़ी है, जैसे आई की वैल्यू बड़ी है, जैसे आई की वैल्यू बड़ी है जैसे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए कहने का मतलब हम ये बोलेंगे कि इसमें वो हम लिखेंगे ऐसे, देखिए अगर ना ध्यान हो तो आप ऐसे लिख लो, इसमें ऐसे लिख लो ऐसे, इसमें इस ट्रायंगल में वो एलिमेंट आएंगे, लिखिए इसमें वो एलिमेंट आएंगे, इसमें वो एलिमेंट्स आते हैं जिसमें जे इज़ ग्रेटर देन आई होता है। ठीक है, देखिए जब हिंदी में लिखते हैं ना तो थोड़ा हाईलाइट हो जाता है, वो थोड़ा और दिमाग में बैठा रहता है, इसलिए मैं आपको हिंदी में लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए अगर इसकी बात करें तो ये क्या देगा आपको, देखिए इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, जिसमें इसमें लिखते हैं, इसमें वो एलिमेंट्स आते हैं, इसमें वो एलिमेंट्स आते हैं जिसमें क्या, आई इज़ ग्रेटर देन जे होता है। वेरी गुड, क्या होता है, आई इज़ ग्रेटर देन जे होता है। ठीक है ना, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये ध्यान रहे आपका प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, आई आपका रो, जे आपका कॉलम हो गया। ठीक है, इस प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला जो ट्रायंगल होता है इसमें आई इज़ ग्रेटर देन जे होता है, इसके ऊपर जे इज़ ग्रेटर देन आई होता है। एम आपका नंबर ऑफ रो, एन आपका नंबर ऑफ कॉलम। ध्यान रहे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। और यहाँ पे जो m क्रॉस n हमने लिखा है मल्टीप्लाई n, ये आपका ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है। और इसके साथ में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ये कि इफ़ m इंटू n ऑर्डर की, अगर आपकी m इंटू n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, अगर आपके पास m इंटू में n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, m इंटू n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ऑर्डर की मैट्रिक्स है, अगर आपके पास m इंटू n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, m इंटू में n होंगे। मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर आपके पास m इंटू n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, अगर आपके पास m इंटू n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, m इंटू में n होंगे। आप m को n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो टर्म वैल्यू आपको मिलेगी वो आपको रिप्रेजेंट करेगी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगी। मैंने बोला क्या कि अगर आपके पास m इंटू में n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, m इंटू में n, यानी m और को n से मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू मिलेगी वो आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देगी। ठीक, ऑर्डर ध्यान रखिएगा क्योंकि आपसे पूछा जाता है किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा गया कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ऑर्डर में फर्स्ट रो एंड सेकंड इज कॉलम। ठीक है, चलिए ये बातें होगी हमारी आज के लेक्चर में जो सबसे बेसिक थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस पर, अब हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज में देखते हैं कि आज के लेक्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं उनको अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। अब आप देख रहे होंगे कि आपकी एक्सरसाइज क्या है, 3.1 है। एक्सरसाइज कौन सी है, 3.1 है। वहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, पहला क्वेश्चन आपका ये है, इन द मैट्रिक्स ए राइट फर्स्ट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, सेकंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड थर्ड राइट द एलिमेंट्स। आपको ये सारी चीज़ें बतानी है और हम सही सारी चीज़ें अभी जस्ट पढ़े हैं तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, पहले से चीज़ जिसने ये सारी चीज़ें लिखी हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बेसिक था आज का लेक्चर। ठीक है, अब हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ जो अभी हम लोगों ने पढ़ा इसकी मदद से। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज हम लोगों ने टाइम भी ज़्यादा ले लिया है। देखिए एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज है आपकी 3.1। क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 1 है। बोला कि आपके पास क्या, इन द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स आपको दे दी गई है। इस मैट्रिक्स में जो नंबर्स दिए गए हैं 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, फिर नेक्स्ट बोला गया √3, 1, -5 एंड 17। ठीक है, अब इसमें राइट करना है, क्या राइट करना है, इसमें राइट करना है आपको, राइट करना है क्या, पहला द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। सेकंड चीज़ आपको क्या लिखनी है इसमें, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको लिखने हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज़ थर्ड क्या आपके पास, राइट द एलिमेंट्स, राइट द एलिमेंट्स, राइट द एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं आपको, देखिए राइट द एलिमेंट्स। फर्स्ट है A13, A21, A33, A24, A23। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया आपके पास एक मैट्रिक्स दी गई है ए, जिसमें आपको लिखना है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, आपको ए मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो बताने हैं। राइट द एलिमेंट्स, आपको A13 एलिमेंट्स की वैल्यू लिखनी है, A21 एलिमेंट्स की वैल्यू लिखनी है, A33 एलिमेंट्स की वैल्यू लिखनी है, A24 और A23 एलिमेंट्स की वैल्यू लिखनी है। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा लेक्चर अच्छे से देखा उनको इसी क्वेश्चन से सारा आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे, पहली चीज़ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। जब भी हम मैट्रिक्स का ऑर्डर बताने चलते हैं तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि उस मैट्रिक्स में कितनी रो और कितने कॉलम है। चलिए चेक करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं, रो। वर्टिकल लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं, कॉलम। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 1, 2, 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस है, मतलब इसमें कितने रो हैं, R1, R2, R3, यानी नंबर ऑफ रो कितनी है टोटल इसमें, नंबर ऑफ रो कितने इसमें 3 हैं। अगर कॉलम्स की देखें 1, 2, 3, 4 लाइन्स हैं इसमें। वर्टिकल लाइन्स कितनी है, 4 हैं। इट मीन्स इसमें क्या है, C1, C2, C3 और ये C4। इसमें 4 कॉलम्स हैं तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब नंबर ऑफ रो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है, तो इस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले अपन लिखते हैं रो फिर लिखते हैं कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 3 इंटू में 4। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया आपके पास, 3 इंटू में 4, क्योंकि 3 नंबर ऑफ रो हैं और 4 क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ये हमें बताने हैं। मैंने अभी आपको बताया, मैंने बताया कि अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m इंटू n है तो उस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होंगे टोटल वो क्या हो जाएंगे, m इंटू में n, यानी m को n से मल्टीप्लाई करने पर जो आपको वैल्यू मिलेगी वही उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हो जाएंगे। जैसे कि हमारे पास m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 4 है, अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल नंबर कितना आ रहा है, 12। यानी कि हमने देखा कि 3 इंटू में 4 इक्वल टू मिल रहा है 12। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे इस ए मैट्रिक्स में, 12 एलिमेंट्स होंगे। काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी देखिए 1, 2, 3, 4, 4, 4, 8 और 4, 12, यानी इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, 12 एलिमेंट्स हैं। कैसे देखा हमने देखा कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 इंटू में 4 है। जब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपको क्या देगी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे देगी। ठीक,
नेक्स्ट वन इज राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24, A23। हमें इन नंबर्स की लिखना है, इन नंबर्स के एलिमेंट्स को लिखना है। कैसे लिखेंगे देखिए, ये आपका क्या है 2 क्या है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। 2 आपका क्या है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो हमें क्या A11 लिखना है, नहीं A13 मतलब A13 का मतलब क्या, देखिए पहला चीज़ ऐसे समझिए, A13 का मतलब होता है फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। A13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो कहाँ पे है, ये रही आपके फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम कहाँ पे, ये रहा। यानी कि ये जो एलिमेंट है ये आपका कहाँ पर है, देखिए ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है। किसमें है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है। तो जो A13 की वैल्यू होगी क्या हो जाएगी आपके पास, A13 इक्वल टू हो जाएगा 19। समझ में आई मेरी बात, मैंने क्या बोला, A13 का रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को। तो जो 19 एलिमेंट देखिए ये आपका फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है, तो इसलिए A13 की वैल्यू 19 होगी। ऐसे अगर हम A21 बोलें तो A21 का मतलब क्या है, A21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। A21 का मतलब क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। देखिए सेकंड रो कहाँ पे है आपका, ये रहा सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम ये रहा। तो ये आपको जो एलिमेंट्स है कौन सा है, ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में है। इट मीन्स A21 की वैल्यू कितनी होगी 35। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूँ A33 का मतलब क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट है। मैंने क्या बोला, जब I इक्वल टू J मिल जाए आपको, इट मीन्स वो क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट है। और यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल डायगोनल है क्या, बिल्कुल है, ये रहा आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, ये आपके पास क्या दे रहा आपको, सॉरी ये हाँ फंस गए। देखिए एक बात और इम्पॉर्टेंट है क्या, कि प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में होती है। किस में होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स में। अभी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी नहीं बताऊंगा आपको। अगर अभी बता दूंगा तो मजा किरकिरा हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वहीं पर मैं आपको प्रिंसिपल डायगोनल अगेन बताऊँगा। ठीक है, चलिए बस इतना ध्यान रखिए, प्रिंसिपल डायगोनल आपको हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में मिलती है। ठीक है, तो A33 आपका प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट तो है, बट यहाँ पे देखिए आपका A33 है कहाँ, A33 का मतलब होता है थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। A33 का मतलब है थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये रहा आपके पास थर्ड रो और ये रहा आपका थर्ड कॉलम। तो ये देखिए कट कहाँ कर रहा है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये यहाँ पे कट कर रहा है ना। इट मीन्स जो आपका -5 है वो आपका क्या है, A33 की वैल्यू हो गई। ऐसे ही A24 मतलब A24 का मतलब क्या है, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। A24 का मतलब क्या है, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम, ये है कि नहीं। देखिए ये आपका क्या है, सेकेंड रो एंड ये फोर्थ कॉलम। तो ये आपको क्या दे रहा है, A24 12। देखिए चीज़ों को समझिए, जो आपको बोला वहाँ पर जाइए। आपको बोला गया कि आप सेकंड रो में जाइए और फोर्थ कॉलम में जाइए। तो सेकंड रो में और फोर्थ कॉलम में कौन सा एलिमेंट मिल रहा है आपको, 12 मिल रहा है। तो ये आपका A24 है, सेकंड रो फोर्थ कॉलम में है, इसलिए आपका 12 हो गया। ऐसे अगर मुझसे पूछा जाए A23 का मतलब क्या, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो ये रहा, थर्ड कॉलम ये रहा, यानी कि 5/2 हो जाएगा। तो इस तरीके का आप सभी एलिमेंट्स मिल गए। देखिए मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, तभी आप क्वेश्चन इजी में सॉल्व कर ले जा रहे हैं ना। हाँ, इसीलिए होता है कि जब भी आप चैप्टर्स को स्टार्ट करिए, चैप्टर की बेसिक चीज़ें पहले समझ जाइए, तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ईजी वे में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला गया कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, 24 एलिमेंट्स हैं। एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, 24 एलिमेंट्स हैं। तो आप हमें उस मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर्स बताइए। क्या बताइए, पॉसिबल ऑर्डर्स बताइए कितने हो सकते हैं, उस मैट्रिक्स में पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं। फिर बोला गया व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, अगर उसके पास 13 एलिमेंट्स हो तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया आपको पॉसिबल ऑर्डर्स बताने, कब आपके पास जब एलिमेंट्स कितने दिए गए हैं, एलिमेंट्स आपके मैट्रिक्स में कितने दिए गए हैं, 24 एलिमेंट्स दे दिए गए हैं। तो हम लिखेंगे ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं, लिखेंगे पॉसिबल ऑर्डर्स आर पॉसिबल, क्या आपके पास, हाँ पॉसिबल ऑर्डर, तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं, देखिए 24 इंटू में 1, ठीक है, ठीक। इसी तरीके से फिर ऐसे लिखते हैं 2 इंटू में 24 कॉमा, फिर लिखते हैं 1 इंटू में 24, फिर 2 इंटू में 24। ध्यान से देखिए हम 1 से चलेंगे, हम कहाँ से चलेंगे, 1 से चलेंगे। देखिए ये तो सही है, बट ये क्या है, सही है कि गलत, गलत है, क्योंकि हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 24। अगर आप इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एलिमेंट्स 24 से ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये नहीं होगा। ठीक है, 2 इंटू में 12 हो सकता है, 2 12 जा 24 हो सकता है, ऐसे ही 3 8 जा 24 हो सकता है, ऐसे ही 4 6 जा 24 हो सकता है, ऐसे ही 5 6 होगा नहीं, 6 से 7 से होगा नहीं, 8 3 जा 24 हो सकता है। ठीक है, और कौन सा 9 से जाएगा नहीं, 9 से भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। ऐसे ही 7 से, सॉरी 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से, 12 2 जा 24। ठीक है, 13 से भी नहीं, 14 से भी नहीं, 15 से नहीं, फिर आएगा लास्ट में 24 इंटू में 1।
तो पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं, 1 इंटू में 24, 2 इंटू में 12, 3 इंटू में 8, 4 इंटू में 6 इंटू में 4, 8 इंटू में 3, 12 इंटू में 2, 24 इंटू में 1। तो ये आपके हैं पॉसिबल ऑर्डर्स। देख लीजिएगा और भी पॉसिबल ऑर्डर्स हैं तो आप देख लीजिएगा। वैसे मुझे जहाँ तक लगता है सफिशिएंट इतने ही होंगे। करना कैसे होता है, पॉसिबल ऑर्डर कैसे देखा होता है, पहले आप 1 से चेक करिए, 1 से चेक करिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए, 3 से देखिए कि 24 किसका किसका फैक्टर हो सकता है। सीधी सी बात, 24 किसका किसका फैक्टर हो सकता है। उन नंबर्स को आप ले लीजिए, उनका मल्टीप्लाई करके देखिए, आपको 24 जिन मल्टीप्लाई करने में नंबर मिल रहा है वो आपको क्या दे देंगे, पॉसिबल ऑर्डर्स दे देंगे। ऐसे ही बोला गया 13 के लिए, अगर आपके पास 13 एलिमेंट्स हो, एलिमेंट्स कितने हो, एलिमेंट्स अगर आपके पास कितने हो 13 हो, तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। देखिए सिंपल है ये आपका, देखिए पॉसिबल ऑर्डर यहाँ कितने हो सकते हैं, 13 इंटू में 1 या फिर 1 इंटू में 13, बस 2 ही पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, क्योंकि 13 का जो फैक्टर होगा वो सिर्फ एक 13 ही हो सकता है, इसके अलावा और कोई हो नहीं सकता। इससे 2 ही पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है। इस तरीके से निकालते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना स्टूडेंट्स, वो आपका सिमिलर क्वेश्चन है, कैसा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 वैसे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके नाम, क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व करेंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर कि क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कैसे करना है या फिर क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व होने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बस देख लेते हैं, उसके बाद हम लेक्चर को दैट बोलते हैं। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं। फटाफट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया कंस्ट्रक्ट आ 2x2 मैट्रिक्स। क्या करना है क्वेश्चन नंबर 4 में, हमें कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट आ 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स हमें क्या करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है। फिर क्या बोला गया इसमें, बोल दिया गया A इक्वल टू हो गया आपके पास AIJ दे दिया गया, ठीक है। ये एक रिप्रेजेंटेशन है, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से भी हम करते हैं, A इक्वल टू में AIJ भी, ठीक है, क्योंकि आप I और J की वैल्यू डालते जाओ आपकी मैट्रिक्स बनती चली जाएगी। तो A इक्वल टू में AIJ एक दूसरा आपका रिप्रेजेंटेशन है किसका, मैट्रिक्स, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात का। फिर क्या बोला, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। इनके एलिमेंट्स जो है हमें नीचे दिए गए हैं। पहला देखिए आपको दे दिया गया, पहला क्या दिया गया आपको, पहला ये दिया गया है AIJ इक्वल टू में दिया गया I प्लस J का होल स्क्वायर और अपॉन में 2 दे दिया गया। देखिए यहाँ पर 4th क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तीनों पार्ट्स में से मैं सिर्फ एक पार्ट आपको बताऊंगा, सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे। अगर आपको डाउट लगता है, आपका आंसर नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सिमिलर क्वेश्चन है, मैं इनको नहीं करने वाला। मैं कर दिया तो फिर मेरे समझाने का मतलब होगा क्या, कुछ कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए पहला क्वेश्चन मैं करूँगा, बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बोला गया कंस्ट्रक्ट आर 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। आपको 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, बनानी है, जबकि मैट्रिक्स क्या दे दी गई आपको, A इक्वल टू में AIJ दे दी गई और एलिमेंट्स क्या दे दी गई आपको, ये दे दी गए। अब एलिमेंट्स अगर आपको ये दे दिए गए तो आपको पता है कि जो I है बिलोंग्स करता है कहाँ से, नेचुरल नंबर से, और J बिलोंग करता है कहाँ से, नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो हमें नेचुरल नंबर डालना है यहाँ पर और I और J की वैल्यू मिलती जाएगी। लेकिन क्वेश्चन बोला कि आपको 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है, तो कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हमारे पास दे दिया गया A इक्वल टू में AIJ। अब हम क्या करेंगे, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाने का मतलब क्या है, 2 रो और 2 कॉलम होने चाहिए। 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स मतलब ये है कि मैट्रिक्स में आपके 2 रो और 2 कॉलम होने चाहिए। तो हम लिखते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे, 2 रो कौन कौन से हो सकती है, A11, A12, A21 और A22। देखिए 2 रो 2 कॉलम, इट मीन्स 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ये होगी कि नहीं। ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है और ये आपका C2। C1 C2 मतलब फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो, ठीक है। A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, A11, A12, A21, A22 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस। जब इनकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो हम इनकी वैल्यू जाकर के यहाँ पुट कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो हम बोलेंगे A11 फाइंड आउट करना है। A11 के लिए हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे पुट I इक्वल टू 1 और J इक्वल टू 1। क्या बोलेंगे, इसमें बोलेंगे जैसे कि हमें दे दिया गया क्या, AIJ इक्वल टू में दिया गया है I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन में 2। बोलेंगे पुट I इक्वल टू में 1, J इक्वल टू में 1, क्योंकि जब अपन I इक्वल टू में 1, J इक्वल टू 1 पुट करेंगे तभी तो हमें 1 1 मिलेगा ना। हमें पता है I और J क्या बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो पुट करेंगे यहाँ पर तो क्या मिलेगा, A11 इक्वल टू में 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 अपॉन में 2 यानी कि 2 2 जा 4। इसी तरीके से A12 लेना है, हमें क्या लेना है, A12। देखिए A11 मिल गया। अब A12 के लिए हम क्या पुट करेंगे, देखिए हम बोल दे रहे हैं यहाँ पे आपको क्या करना, I इक्वल टू में 1 2, I इक्वल टू में 1 2 पुट करना और J इक्वल टू में आपको पुट करना 1 2। बस पहले हमने I इक्वल टू में 1 पुट कर दिया, अब I इक्वल टू में 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो A12 चाहिए, तो A12 के लिए क्या बोलेंगे, I के प्लेस पे क्या पुट कर, देखिए I के प्लेस पे क्या 1 है, J के प्लेस पे 2, तो
तो आई के प्लेस पे 1, जे के प्लेस पे 2 अपॉन में 2, इसका क्या है होल स्क्वायर है, कितना होगा 2 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9/2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए समझिएगा इस बात को। A12 चाहिए तो मैं आई के प्लेस पे 1 पुट किया, जे के प्लेस पे 2, तो ए आई के प्लेस पे 1, जे के प्लेस पे 2 मिल गया आराम से। ऐसे ही अब हमें A21 चाहिए, देखिए क्या चाहिए A21, मतलब आई के प्लेस पे 2 डालिए और जे के प्लेस पे 1 डालिए का होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो यहाँ मिल जाएगा आपको 3 का स्क्वायर अपॉन में 2, इट मीन्स 9/2, ये भी मिल जाएगा आपको। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एकदम सिमिलर मिल जाएगा। ऐसे अगर आपको चाहिए A22, मतलब कि क्या चाहिए आपको A22, तो मतलब कि आई के प्लेस पे भी 2, जे के प्लेस पे भी 2 अपॉन में 2, इसका होल स्क्वायर, तो 4 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 यानी कि 16 का अपॉन 2 यानी कि 8। तो आपने क्या देखा, आपको फर्स्ट A11 की वैल्यू कितनी मिली, आपको वैल्यू पुट करिए। A11 के प्लेस पे क्या कितना मिला आपको 2 मिल गया, A12 की वैल्यू कितनी मिली आपको 9/2 मिल गया। ऐसे ही A21 की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 9/2 मिल गई, और इसी तरीके से आपको A22 की वैल्यू मिल गई 8 मिल गई। तो फाइनली जो आपको मैट्रिक्स मिली वो आपको ये मैट्रिक्स मिल गई। आपको इसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स फाइंड आउट करने थे। क्या करना था आपको, मैट्रिक्स क्या कहता है मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करना था, एक मैट्रिक्स बनानी थी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। देखिए आपकी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई। सिंपल, जब भी क्वेश्चन ऐसा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक एज्यूम कर लेंगे मैट्रिक्स, जितनी ऑर्डर की मैट्रिक्स बोलेगी उतनी ऑर्डर की, फिर उसके एलिमेंट्स को आप फाइंड आउट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ आई और जे। ठीक, आपको ये दिया रहेगा, ठीक है ना। ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन है, बट थोड़ा वो लेंथी है, तो क्या हुआ फिर भी हम उसका एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्या फ़ायदा हम उन क्वेश्चन को बार बार करने से जो आप कर सकते हो, है कि नहीं। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे काम आपका होने वाला नहीं है, इसलिए करना आपको भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का हम देखेंगे पहला पार्ट। क्या बोला गया क्वेश्चन 5 में, पहले ध्यान से सुनिए। कंस्ट्रक्ट अ 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। हमें क्या करना है, 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, हमारे पास ए मैट्रिक्स है। ठीक है, AIJ की एक मैट्रिक्स है। अब इसको हम पहले बनाते हैं, कैसे देखिए। 3 क्रॉस 4 ऑर्डर का मतलब क्या है, 3 क्रॉस 4 ऑर्डर का मतलब है 3 रो है इसमें और 4 क्या है, कॉलम है। 3 रो और 4 कॉलम है, तो 3 रो कैसे बनाएंगे, देखिए A11, A12, A13, A14, 4 कॉलम है ना, तो 1 2 3 4 कॉलम हो गए। 3 रो हैं, A21, A31, ठीक है, अब बन गया ये। अब देखिए A22, A23, A24, A32, A33, A34 बन गई ये मैट्रिक्स आपकी कंस्ट्रक्ट। ध्यान रहे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ये साइन बनाना होता है, ये साइन ऐसे ही बनेगा। ठीक है एकदम। अब देखिए 1 R1, R2, R3, 3 रो हो गए, 4 कॉलम देखिए C1, C2, C3, C4। अब क्या करना, आपको इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी। चलिए फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन में पहली चीज़, फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया, फर्स्ट पार्ट में आपको ये दिया गया है कि AIJ इज इक्वल टू में आपको दिया है 1/2 मॉड ऑफ माइनस का 3i प्लस का j। आपको मॉड का मतलब पता है क्या होता है, मॉड का मतलब होता है निगेटिव वैल्यू को ये क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, अगर मॉड के अंदर की वैल्यू निगेटिव है तो निगेटिव साइन के साथ बाहर आती है, मॉड उसे पॉजिटिव कर देता है। तो वही चीज़ हमें सीखना। चलिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। मतलब यहाँ पे जो i की वैल्यू है वो कहाँ तक है, 1 2 3। i की वैल्यू कहाँ तक गई है, देखिए i का मतलब रो कितने यहाँ पे 3 है, तो i की वैल्यू कहाँ तक गई, 3 तक, और j की वैल्यू कहाँ तक गई, 4 तक। 1 2 3 और 4 तक गई। इन वैल्यूज़ को हम पुट करते जाएंगे साथ ही साथ में। चलिए पुट करते हैं। i = 1, j = 1 पुट करेंगे तो A11 मिलेगा, तो क्या मिलेगा, देखिए 1/2 माइनस का 3 इंटू में 1 प्लस का 1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको 1/2 माइनस का 3 प्लस का 1, देखिए -3 इंटू में 1 -3 प्लस 1 करेंगे तो माइनस का 2 मिलेगा, यानी कितना मिलेगा आपको 1/2 इंटू में 2 इज इक्वल टू में 1 मिलेगा। ऐसे ही अगर A12 की बात की जाए, A12 का मतलब हो जाएगा आपके पास 1/2 माइनस का 3 इंटू में 1 प्लस का 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व अगर करेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए 1/2, आराम से करिएगा, ठीक है, मिस्टेक्स ना होने पाए। -3 इंटू में 1 -3 प्लस 2 करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा। मॉड इसको पॉजिटिव कर देगा तो आपको कितना मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा। ठीक, ऐसे ही आप क्या निकालेंगे, A13 निकालेंगे। A13 का मतलब i की वैल्यू कितनी पुट करेंगे आप, 1/2, i की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, माइनस का 3 इंटू में 1 और प्लस का j की वैल्यू कितनी पुट करेंगे आप, 3 पुट करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, -3 इंटू में 1 -3 और +3, -3 +3 जब अपोजिट साइन और वैल्यू सेम कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, 0। क्या मिलेगा, 0। ध्यान रहे एलिमेंट्स आपके 0 भी हो सकते हैं। तो A13 की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 0 मिल गई। ऐसे ही आप फाइंड आउट करेंगे A21 की वैल्यू देखिए क्या मिलेगी आपको, 1/2
आई के प्लेस पे कितना है 2 है, तो माइनस का 3 इंटू में 2 प्लस का जे के प्लेस पे कितना है 1 है, तो 1/2 माइनस का 6 प्लस 1 यानी कि हो गया माइनस का प्लस का 5/2 कि मॉड आपको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। ध्यान से देखिएगा, a11 की वैल्यू मिल गई आपको कितनी 1, a12 की वैल्यू मिली आपको 1/2, a13 की वैल्यू मिली 0, a21 की वैल्यू मिली आपको 5/2। इसी तरीके से अगर a22 की वैल्यू पूछी जाए तो आपसे क्या बोलेंगे 1/2 माइनस का 3 इंटू में 2 प्लस का 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको देखिए माइनस का 3 2 जा 6, माइनस का 6 प्लस का 2 कितना होगा माइनस का 4, और माइनस का 4 को क्या कर देगा मॉड पॉजिटिव कर देगा, तो आपको मिल जाएगा कितना 4/2 यानी कि मिला आपको 2। a22 की वैल्यू ये मिल गई। ऐसे ही a23 की वैल्यू निकालना चाहें तो i की वैल्यू 2, आई की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, तो माइनस का 3 इंटू में 2, और जे की वैल्यू कितनी है 3 है, तो प्लस का 3 हो जाएगा। सॉल्व करिए तो 1/2 मॉड में -3 2 जा -6 प्लस 3 माइनस का 3 यानी मिल गया आपको माइनस का 3/2 नहीं प्लस का 3/2। ध्यान रहे मॉड उसको क्या कर देगा पॉजिटिव कर देता है। ऐसे ही a23 हो गया। अब a24 निकालना है। a24 कितना हो जाएगा, मतलब i के प्लेस पे कितना 2, आई के प्लेस पे कितना 2 रहेगा और जे के प्लेस पे कितना रहेगा 4 रहेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 मॉड के अंदर -3 2 जा -6 और प्लस 4 माइनस का 2 मिल जाएगा, यानी कि आपको यहाँ कितना मिलेगा 1 मिल जाएगा। अच्छा a24 हमने यहाँ पे a14 नहीं निकाला, तो a14 की वैल्यू देखिए यहाँ निकाल लेते हैं। a14 का मतलब कितना होता है आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू कितनी है 4 है, वैल्यू कितनी आएगी -3 इंटू 1 माइनस का 3 प्लस का 4 1 यानी 1/2 मिलेगा। देखिए फिर से समझिए, माइनस का 3 प्लस का 4 माइनस का 1 मॉड उसको प्लस कर देगा, तो सॉरी प्लस का 1 आएगा और प्लस 1/2 1/2 हो जाएगा। नहीं a14 की वैल्यू 1/2 मिल गई, a24 की वैल्यू आपको ये मिल गई। ठीक, अब किसकी फाइंड आउट करनी है आपको a31 a32 a33 a34 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए उसको भी देखते हैं, कहाँ पे देखते हैं, इधर देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर a31 a32 a33 की a31 की वैल्यू कितनी मिलेगी 1/2 मॉड में माइनस का 3 इंटू में आई की वैल्यू है 3 प्लस जे की वैल्यू है 1, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको देखिए -3 इंटू में 3 माइनस का 9 प्लस 1 माइनस का 8 मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा, तो प्लस का 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2 4 जा 8 4 मिल गया आपको। a32 की वैल्यू बात की जाए तो 1/2 हो जाएगा, मॉड में माइनस का 3 इंटू में कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू कितनी रखेंगे, देखिए यहाँ पे आई है ना, कहाँ गया ये रहा आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 है प्लस का 2 है। ठीक है, माइनस का 3 इंटू में 3 माइनस का 9 प्लस का 2 कितना देगा, माइनस का 9 प्लस का 2 कितना देगा माइनस का 7, और माइनस का 7 को मॉड कर देगा पॉजिटिव कर देगा, तो आपको मिल जाएगा 7/2 मिल जाएगा। ऐसे ही a33 की वैल्यू निकालें तो 1/2 माइनस का 3 इंटू में 3 मिलेगा और प्लस का कितना मिलेगा आपको 3 मिल जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको माइनस का 3 इंटू में 3 माइनस का 9 और प्लस का 3 कितना देता है आपको, माइनस का 9 और प्लस का 3 कितना देता है, जल्दी से बोलिए, हाँ माइनस का 6 और यहाँ हो जाएगा 6/2 यानी कि 3। ऐसे ही a34 की बात की जाए तो a34 आपको देगा 1/2 माइनस का 3 इंटू में 3 प्लस का 4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए यहाँ पर माइनस का 3 इंटू में 3 माइनस का 9 और माइनस का 9 प्लस का 4 5 नहीं माइनस का 5/2 तो क्या देगा आपको 5/2 दे देगा। अब इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, a11 की वैल्यू कितनी आई है, a11 की वैल्यू आई है आपके पास 1, a12 की वैल्यू कितनी आई है 1/2। देखिए चेक कर लीजिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है मिस्टेक हो जाए, वैसे तो मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है ना, a13 की वैल्यू कितनी है 0 है, a14 की वैल्यू कितनी है 1/2 है। ऐसे ही a21 की वैल्यू कितनी आई आपके पास 5/2 आई है, a22 की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है, a23 की वैल्यू कितनी आई है 3/2 आई है, और a24 की वैल्यू कितनी आई आपके पास 1 आई है। ठीक है, ऐसे ही a31 की वैल्यू कितनी आई है 4 आई है, a32 की वैल्यू कितनी आई है 7/2 आई है, और a33 की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है, और a34 की वैल्यू कितनी आई है 5/2 आ गई है। तो इस तरीके से आपको मैट्रिक्स ए पूरा मिल गया। ये पहले हमें क्या करना था, हमने एज्यूम किया मैट्रिक्स ये होगी, फिर हमने इस एलिमेंट्स की हेल्प से इन सभी टर्म्स की वैल्यू, इन एलिमेंट्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट की, फिर इन सभी एलिमेंट्स की वैल्यू इनके प्लेस पर पुट कर दी, तो जो फाइनली हमारे पास मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गई, ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट। इस तरीके से बाकी के क्वेश्चन में 5 में सेकंड पार्ट दिया हुआ, सेकंड पार्ट को आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, तो आप उस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करिएगा, ये मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आज के लेक्चर हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली। ठीक है, जो भी चीज़ें पढ़ी सब बेसिक्स पढ़ा, उसके बेसिस पे हम लोगों ने क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया, ऑर्डर क्या होता है ये भी सीख लिया, ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी सीख लिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स के चैप्टर के लिए। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आपका होने वाला वो भी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, क्योंकि वहाँ पर हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए जिन स्टूडेंट्स ने ये लेक्चर देखा है वो ज़रूर उस लेक्चर को ज़रूर देखेंगे, तभी सही समझ में आएंगे अच्छे से। ओके, चलिए फिर आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर स्टूडेंट्स।